अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो रीडिंग करेंगे, देन आफ्टर विल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे। अब नीचे क्या बोला है आपको, क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनपीवी एंड पे बैक पीरियड, ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद ना फैक्टर्स दिया है, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर के डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हैं, जैसे क्या है 12% का, 11% का, 10% का, 9% का, ऐसे दिया है। अब डाटा क्या क्या दिया है, कैश फ्लो हर साल कितना हो रहा है 1 लाख, 4 ईयर्स तक हो रहा है, सैलवेज वैल्यू 0 है, IRR 12% है। IRR मतलब क्या होता है ना, कि अगर मैं IR मतलब 12% से अगर मैं ये एनपीवी निकालता हूँ तो मेरी 0 आ जाएगी। मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसे फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया है 1.064। अब इन चीज़ों का डाटा का यूज़ करके हम आंसर बनाएंगे, ओके। तो फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, क्या निकालना है भाई साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओके। अब ये कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, IRR का यूज़ करके निकालेंगे, यूज दी IRR। IRR का मतलब क्या होता है वो समझो, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है बहुत। IRR का मतलब होता है ऐसा रेट, अगर मैं वो रेट यूज़ करके एनपीवी निकालता हूँ, मेरी एनपीवी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। मतलब कैसा, फॉर्मेट बनाता हूँ, ओके। कैसा है कि मेरी एनपीवी आ जाएगी, अमाउंट जो भी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो भी है, ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, जो भी आएगा, इन्वेस्टमेंट जो भी आएगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट माइनस करता हूँ तो मेरी एनपीवी 0 आ जाएगी। यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये बात आपको समझ आ गई, इक्वल है दोनों, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, जैसे कि यहाँ मेरा IRR का रेट कितना है, 12% है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, कैश फ्लो इंटू क्या करूँगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ IRR करूँगा। कैश फ्लो मुझे हर साल कितना मिल रहा है, 1 लाख इंटू 12% है। अब ये 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर मुझे 4 ईयर तक कम्युलेटिव करना पड़ेगा, मतलब 4 साल का जोड़ना पड़ेगा। जैसे 12% का यहाँ दिया है, फर्स्ट ईयर में दिया है 0.893, प्लस सेकेंड ईयर में 797, थर्ड ईयर में 712, फोर्थ ईयर में 736, यानी कि 3.038। अब मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 303,800, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 303,800, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो 303,800, एनपीवी 0, ओके। यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है, वो है 303,800, ओके। अब सेकेंड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। ये निकालते हैं, मतलब रेट निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसका फॉर्मूला कैसे होता है, कम्युलेटिव
कम्युनिकेटिव कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया है, कितना दिया है 1.064। कम्युनिकेटिव कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। ओके, कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। इनफ्लो या आउटफ्लो, एक मिनट रुकिए, मुझे चेक करना पड़ेगा। इनफ्लो ही है, एक मिनट चेक करना पड़ेगा क्योंकि गलत ना हो। हाँ, इनफ्लो ही है। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, मैंने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये है 303,800। भाई पेन भी ख़त्म हो गई, जो है दूसरी पेन मेरे पास। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ जाएगा भाई, ये है कि नहीं, चलो हाँ, ये कम्युनिकेटिव कैश इनफ्लो आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 323243, ऐसे आ जाएगा 323243 आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करना है, हमें रेट निकालना है ना, तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 323243। हमें क्या करना है, जो कैश फ्लो आ रहा है हर साल, दैट इज़ 1 लाख। क्वेश्चन में देखिए हर साल इतनी अमाउंट आ रही है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। रेट मतलब क्या है, ये कम्युनिकेटिव रेट है, कम्युनिकेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर है, कम्युनिकेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे 12%, 11% कितना आ रहा है। जैसे 12% का कितना आ रहा है वो चेक करो। 12% का 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.630, इसका आ रहा है 3.038। ये कितना है 23। अब 9% का चेक करता हूँ मैं, 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708। अब ये कितना आ रहा है 3.239, 3.23 मतलब क्या है 9% आएगा। यहाँ आपका जो आएगा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% आ जाएगा। ओके, अब थर्ड चीज़ क्या करनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, एनपीवी निकालनी है, एनपीवी। अब कैसे करेंगे, इसका रेट यूज़ करेंगे 9%। ओके, तो क्या करेंगे, 1 लाख है हमारी इन्वेस्टमेंट, 1 लाख माइनस प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, सॉरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सॉरी गलती हो गई, इन्वेस्टमेंट है हमारी किधर गई, हाँ 303,800, 303,800 इन्वेस्टमेंट है। और हमारी जो अब एनपीवी माइनस करेंगे, एनपीवी कैसे करेंगे, कैश फ्लो हर साल कितना आ रहा है, सेम है 1 लाख इंटू इसका कम्युनिकेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 3.2324। ओके, ऐसा करोगे तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2100 माइनस में आ जाएगा। ओके, 2100 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ चीज़ निकालते हैं। फोर्थ चीज़ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, अब यहाँ ना हर साल कैश फ्लो सेम है, हर साल कैश फ्लो सेम है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगा, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है 303,800 और कैश फ्लो कितना है 1 लाख रुपीज़ हर साल, मुझे अमाउंट मिल रही है हर साल 1 लाख। तो ये आ जाएगा 3.038 ईयर्स, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ करेक्ट है या फिर कोई गलती है तो अभी सुधारेंगे। ठीक है, बाद में नहीं, अभी सुधारेंगे।
जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट करेक्ट आ चुकी है, सेकंड चीज़ रेट भी करेक्ट आ चुका है, और हाँ इसमें क्या है, एनपीवी, हाँ यहाँ माइनस में नहीं आएगी एनपीवी, ठीक है। एक बार फिर से एनपीवी निकाल के आपको बताता हूँ, ठीक है। एनपीवी फिर से निकाल के बताती है, ठीक है। एनपीवी कैलकुलेशन, ठीक है। हमारे फॉर्मेट से जाते हैं कैसा, ईयर्स, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, ओके। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 0 ईयर और 1 से लेके 4 ईयर तक, क्योंकि कैश फ्लो क्या है हर साल सेम है। 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट आती है 303,800 और डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 303,800। और 1 से लेके 4 ईयर तक कैश फ्लो हर साल है, तो मैं यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज़ करूँ, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज़ करूँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर, अब यहाँ ना डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज़ करता हूँ, 9% का यूज़ करता हूँ, ओके 9%। अब 1 से लेके 4 ईयर तक मुझे 9 ईयर्स का क्या करना है, कम्युनिकेटिव करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या किया है, दिया है क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 9 ईयर का। फर्स्ट ईयर का कितना है 0.917, सेकेंड ईयर का कितना है 0.482, थर्ड ईयर का कितना है 772, फोर्थ ईयर का कितना है 0.708, यानी कि कम्युनिकेटिव कितना आ रहा है 3.239। अब मल्टीप्लाई करो 1 लाख से, तो ये आ जाएगा 323,900। अब जो चीज़ प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ माइनस है उसे माइनस करो, ओके। 3, हाँ 2100 से में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। क्वेश्चन का कितना आ रहा है, जो ऐसे का आंसर है ना उसका कितना आ रहा है, उसका आ रहा है 9443, यानी कि 19443, यानी कि 657 का जो फैक्टर की वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। कुछ कुछ चलेगा, क्योंकि क्या है यहाँ 19-20 का फर्क है ओके। अब बाय बैक रेट करेक्ट आ चुका है, ठीक है। अगर आपको एनपीवी उस तरीके से समझ में नहीं आ रही तो इस तरीके से समझिए, आसान है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। या तो अब क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ओके। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि कंप्यूट करो, क्या करो, सेपरेटली 2 मशीन को सेपरेटली कंप्यूट करो, क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो, एंड डिजायरेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करो, एंड स्टेट विच मशीन इज सेलेक्टेड। बताना है कि आप कौन सी मशीन सेलेक्ट करोगे, ये बताना है। अब डाटा ऊपर का क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ क्या है, लॉकवुड लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन, वो क्या करना चाहती है, ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहती है विथ अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन से। अब यहाँ 2 मॉडल्स अवेलेबल है, ठीक है, 2 मॉडल्स अवेलेबल है ए और बी, ऐसे 2 है, और दोनों की कॉस्ट 5 ईच है, मतलब ओल्ड मशीन और नए 2 मशीन है। अब ये जो न्यू मशीन है और ए और बी, आपको क्या करना है, चूज करना है कि ए सेलेक्ट करे या फिर बी सेलेक्ट करे। सैलवेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन इज 1 लाख, ओके। तो मैं जो ओल्ड वाली है ना उसे अलग से हाईलाइट करता हूँ। जो सैलवेज वैल्यू ओल्ड मशीन की है ना वो 1 लाख है। यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ कंपनी परचेस्ड ए, ओके। यहाँ क्या बोला है, हम क्या करेंगे, यूटिलिटीज यूज करेंगे किसकी, एग्जिस्टिंग मशीन की, यानी कि ओल्ड मशीन की। अगर मैं परचेस मॉडल ए करता हूँ, ओके, अगर मैं मशीन ए को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यूटिलिटी जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी यूज करूँगा, ओके। एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज वी परचेस्ड इन दिस केस विल बी 1 लाख, ओके।
अब एडिशनल कॉस्ट कितने लगेगी, 1 लाख रुपीज की लगेगी अगर मैं परचेस ए करता हूँ तो। इफ कंपनी परचेस बी, अगर कंपनी क्या करती है, परचेस बी करती है, देन ऑल द एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज विल बी रिप्लेस्ड विथ न्यू यूटिलिटीज कॉस्टिंग ₹2 लाख। मतलब यहाँ क्या बोला है, अगर मैं अगर मैं मशीनरी बी को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे एडिशनली कॉस्ट लगेगी ₹2 लाख। ओके, ऐसा बोला है। सैलवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज विल बी 20 लाख, 0.20 लाख यानी कि 20,000। यानी कि यहाँ बी को सैलरी वैल्यू कितनी लगेगी, 20,000, ऐसा बोला है। ओके, अब नीचे और क्या दिया है, हाँ जैसे यहाँ नीचे देखिए क्या दिया है, कैश इनफ्लो ऑफ ए, कैश इनफ्लो ऑफ बी और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है। ये बहुत आसान किया क्वेश्चन ने देकर। अब ईयर कितने हैं, 3 इयर्स और 5 साल का दिया है। उसके बाद सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, यानी जो नए जो न्यू मशीनरी है ए एंड बी, उनकी सैलवेज वैल्यू दिया है। ओके, ये सब दिया है। और रिटर्न ऑन कैपिटल 15% है। ठीक है, अभी इतनी मेरे पास चीज़ें हैं, इन चीज़ों का यूज़ करके मैं निकालूंगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ना हम क्या करते हैं, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, ईयर, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर 15%, दोनों प्रोजेक्ट का सेम ही है, एंड उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ऐसे आ जाएगा। अब कितने ईयर का है, 5 साल का, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स गिवन है तो वो लिख लेते हैं, 1 लाख, 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख और 1,70,000। एंड सैलवेज दिया है। अब सैलवेज का मतलब क्या है, अगर मैं प्रोजेक्ट ए यानी कि मशीनरी ए 5 साल के बाद सोल्व करने जाता हूँ तो मुझे ना 50,000 मिलेंगे। ओके, 50,000 मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा बोलना है, तो यहाँ मैं 50,000 लिख लेता हूँ। अब प्रोजेक्ट बी का लिख लेते हैं, कितना है, 2 लाख, 2,10,000, 1,80,000, 1,70,000 और 40,000 एंड 60,000। मतलब यहाँ भी मतलब सेम ही है सैलवेज वैल्यू का। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर, 0 ईयर में हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है। अब गिवन है जैसे क्या है, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 और 0.497। अब ना मैं सैलवेज वैल्यू कब की है, 5 साल के बाद की, तो मैं क्या करूँगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर 5th ईयर का यूज़ करूँगा, यानी कि 0.497। अभी क्या करना है मुझे, यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरी क्या आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ, इन्वेस्टमेंट कंप्यूटेशन। ओके, किसकी, प्रोजेक्ट ए की, प्रोजेक्ट बी की। सबसे पहले आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस्ट, कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख आ जाएगी और इसकी 5 लाख आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, 5 लाख आ जाएगी। अब कॉस्ट आने के बाद ना सेकंड चीज़, अब क्या बोला है, अगर मैं प्रोजेक्ट ए लेता हूँ तो मुझे ना यूटिलिटीज़ लगेंगे यानी कि एक्सपेंसेस लगेंगे, तो ये मुझे ऐड करना पड़ेगा, कितना, 1 लाख, और बी में 2 लाख लगेंगे। ठीक है, 2 लाख लगेंगे, और सैलवेज वैल्यू कितनी है, 1 लाख की है,
मतलब देखिए सैलवेज वैल्यू किसकी बोला है, एग्जिस्टिंग मशीनरी की। अब ये एग्जिस्टिंग मशीनरी है, अगर मैं क्या करता हूँ इसे रिप्लेस करता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, 1 लाख। तो मुझे 1 लाख इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, तो 1 लाख मैं दोनों में से माइनस करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सी मशीनरी परचेज करूँगा। मैं ए भी कर सकता हूँ, बी भी कर सकता हूँ। किस पर डिपेंड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड है, बायबैक पीरियड पर डिपेंड है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे ना सैलवेज वैल्यू मिल रही है फॉर द रिप्लेस अमाउंट मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से माइनस करूँगा। ठीक है। उसके बाद एडिशनली सैलवेज है, वो किस में है, सिर्फ बी में है, सिर्फ बी में है। कितनी है, 20,000। ऐसा है। अब ये माइनस करो, प्लस माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख। प्रोजेक्ट बी की देखते हैं, इसकी आ जाएगी 5,80,000। इससे आ जाएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं 5,80,000। ओके। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दिस इंटू दिस ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो करो, यहाँ आ जाएगा डिस्काउंटिंग कैश फ्लो ए का और बी का। यहाँ आ जाएगा 5 लाख, यहाँ आ जाएगा 5,80,000, इससे आ जाएगा। ओके। तो मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे करना है। कैलकुलेटर पर लेना है, 0.870 ले लिया, इनटू अब क्या करना है, 1 लाख करो 87,000। अब क्या है, 2 लाख। तो यहाँ सिर्फ 2 लाख टाइप करो और इज इक्वल टू दबाओ, क्योंकि कैलकुलेटर का फीचर्स है, उससे आपकी अमाउंट आ जाती है। उसके बाद 0.756 इंटू 1,50,000, 113,400। उसके बाद 2,10,000, 150,760। उसके बाद 0.658 इंटू 1,80,000, 118,440, 118,440। Then after 0.572 into 2 lakh, which comes to 114,400, and 1,70,000, 97,240। उसके बाद 0.497 इंटू 1,70,000, 84,490, 40,000, 19,880, 50,000, 24,850, 60,000, 29,820। ठीक है। इस अब क्या करना है, जो चीज़ प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ माइनस है उसे माइनस करो, एनपीवी आपके आ जाएगी। ओके। तो इधर आ जाएगी 42,580, और इधर आ जाएगी 18,140। ऐसी एनपीवी आ जाएगी। ओके। एक बार चेक करता हूँ ये क्या एनपीवी, हाँ करेक्ट है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है डिस्काउंटेड पे बैक। अब डिस्काउंटेड पे बैक कैसे करते हो आपको बताता हूँ। डिस्काउंटेड पे बैक निकालना है। ओके। पे बैक आपको कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए प्रोजेक्ट ए का करते हैं। ओके। प्रोजेक्ट ए का, अब यहाँ आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, कैश इनफ्लो। और यहाँ आ जाएगा कम्युलेटिव, मतलब उसकी एडिशन आ जाएगी, कम्युलेटिव
डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ऐसे आ जाएगा। ओके, अब ईयर कितने हैं, 5 साल, 1 2 3 4 5। ओके, ऐसा 5 ईयर है। अब फर्स्ट ईयर में कितना है, 87,000, तो यहाँ भी लिखो 87,000। सेकेंड ईयर में कितना है, 113,400। अब क्या करो, 87,000 प्लस 113,400 करो। ओके, तो करो, तो ये आ जाएगा 200,400। उसके बाद थर्ड में 118,440, इन दोनों की एडिशन करो, तो ये आ जाएगा 318,840, ये आ गया। उसके बाद फोर्थ ईयर में कितना है, फोर्थ ईयर में देखिए 114,400 है, 114,400। अब इन दोनों की एडिशन करो, तो ये आ जाएगा 433,240। उसके बाद फिफ्थ ईयर में कितना है, फिफ्थ ईयर में दोनों है, यानी कि ये दोनों है, ये क्या है, कैश फ्लो, उसके बाद ये कैश फ्लो ऑफ सैलवेज, तो इन दोनों को एडिशन करते हैं। 84,490 प्लस 24,850 विच कम्स टू रुपीज़ 109,400, सॉरी 340, ऐसा। अब इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ और ये इधर लिख लेता हूँ, दोनों की क्या है, एडिशन है। ठीक है, दोनों की एडिशन है। अब इन दोनों को ऐड करो, तो ये आ जाएगा 542 580, ऐसे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेम तरीके से बी को करते हैं। फर्स्ट क्या आ जाएगा, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, इसका आ जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेटिव आ जाएगा, कम्युनिकेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ऐसे आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना है, 174,000, यहाँ आ जाएगा 174,000। सेकेंड ईयर में कितना है, 150,760। अब इन दोनों को एडिशन करो, 150,760 प्लस 1,74,000, तो ये आएगा 332,760। उसके बाद थर्ड ईयर में कितना है, 118,440। अब इन दोनों को ऐड करो, 118,440, ये आ जाएगा 451,200। उसके बाद फोर्थ ईयर में कितना है, फोर्थ ईयर में 97,240। अब इन दोनों को ऐड करो, 97,240, तो ये आ जाएगा 548,450 440। उसके बाद फिफ्थ ईयर में, अब यह फिफ्थ ईयर में ना सैलवेज वैल्यू है, तो यह सैलवेज वैल्यू प्लस फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसे मैं स्टार मार्क करता हूँ, दोनों को ऐड करो, 19,880 प्लस 29,820 करो, तो यह आ जाएगा 49,700, इधर लिखूंगा मैं। अब इन दोनों को ऐड करो, 548,440, तो यह आ जाएगा 591,140। ओके, ऐसा। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट ए का फर्स्ट निकालता हूँ। तो यहाँ देखिए, प्रोजेक्ट ए में मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। ओके, अगर मैं प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट करता हूँ तो 5 लाख मेरी कहाँ तक रिकवर हो जाएगी, यहाँ तक रिकवर हो जाएगी, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक रिकवर हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ये 5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, ये बात याद रखना, यानी कि 4 ईयर तक। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4 ईयर। ओके, अभी भी कितना बाकी है, 5 लाख माइनस इतना रिकवर हो चुका है 433,240 डिवाइड बाय इसके आगे का डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो क्या है, 109,340। तो 109,340 को डिवाइड करूँगा। ओके, फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए, 5 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक, किस ईयर तक रिकवर हो जाएगी, 4 ईयर तक। ओके, उसके बाद क्या है, फिफ्थ ईयर में क्या है, 5 लाख से ज़्यादा है,
तो मैं क्या करूँगा, 4 ईयर तक मेरी रिकवर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ 4 ईयर लिखा। अभी भी कितना बाकी है, 5 लाख माइनस 433 240 इतना रिकवर हो चुका है, डिवाइड बाय कैश फ्लो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये 5th ईयर का, ठीक है, 5th ईयर का। तो कितना है 109,340। तो डिवाइड करो, आ जाएगा आपका आंसर 5 लाख माइनस 433,240 डिवाइड बाय 109,340 प्लस 4, यानी कि 4.61 ईयर लगेंगे मुझे 5 लाख रिकवर करने में। अब प्रोजेक्ट बी का भी सेम 5,80,000। अब मैं कहाँ तक 5,80,000 रिकवर कर सकता हूँ, देखिए यहाँ तक 4 ईयर तक। उसके बाद क्या है, 5,80,000 से ज़्यादा अमाउंट है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, 4 ईयर तक रिकवर कर सकता हूँ। तो 4 ईयर प्लस अभी भी कितना बाकी है रिकवर करना, 5,80,000, सॉरी 5,80,000 माइनस कितना रिकवर हो चुका है, 548,450 इतना रिकवर हो चुका है। तो मेरा बैलेंस आ जाएगा जो कि मुझे अभी भी रिकवर करना बाकी है। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसका कितना है 49,700। तो 49,700 डिवाइड करो, ओके। तो करो 5,80,000 माइनस 548,440 डिवाइड बाय 49,700। तो यह आ जाएगा 4.63 ईयर्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट ए में है ना, ए में रिकवर कम समय में हो रहा है, ओके, कम समय में हो रहा है प्रोजेक्ट ए में। प्रोजेक्ट बी में थोड़ा लेट हो रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट ये अच्छा है। क्योंकि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहता है कि जिस प्रोजेक्ट में मैंने पैसा डाला और इमिडिएटली मुझे रिटर्न मिल रहा है अच्छा खासा, कम टाइम में मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ प्रोजेक्ट ये बेटर है। उसके बाद क्या बोला है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकालना है हमें। थर्ड चीज वो निकालते हैं, डिजायरेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। अब प्रोजेक्ट ए का देखते हैं। अब प्रोजेक्ट ए में कम्युलेटिव यानी कि एडिशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितनी है, देखिए। अब ये जो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है ना, जो ये है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जो ये है ना, इसकी टोटल हमें चाहिए। तो हमने तो टोटल यहाँ निकाली है, कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कितनी है 542 580। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 542 580 और इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। तो देखो कितना आता है 542 580 डिवाइड बाय 5 लाख। तो ये आता है 1.08। अब बी का भी सेम, बी का कितना निकाला है 598,140 डिवाइड बाय 5,80,000, ओके। 598,140 डिवाइड बाय 5,80,000। तो यह आएगा 1.03, ओके, ऐसा आएगा। अब हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए, ओके, वो हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, वो करते हैं अपना, हमने सारी चीज़ें निकाल ली है। अब देखिए क्या होता है ना, इधर गया है वो पेज। अब ये एनपीवी से डिटरमाइन करते हैं। अब ये एनपीवी किसकी ज़्यादा है, प्रोजेक्ट ए की।
तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ये अच्छा है हमारे लिए, ओके अच्छा है। उसके बाद अब डिस्काउंटेड पे बैक, अब जो कंपनी सॉरी जो प्रोजेक्ट ए है उसमें क्या है, कम समय में अमाउंट रिकवर हो रही है, किसमें, प्रोजेक्ट ए में, ओके, इसमें थोड़ा लेट हो रही है। अब थर्ड चीज़, ये डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर मतलब क्या होता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, ओके, ये होता है। तो किसमें ज़्यादा है, प्रोजेक्ट ए में ज़्यादा है, यानी कि हर जगह प्रोजेक्ट ए अच्छा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेलेक्ट प्रोजेक्ट ए, ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट ए में एनपीवी ज़्यादा है, उसके साथ साथ हमारा पैसा कम समय में रिकवर हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। एंड थर्ड चीज़, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है दैट इज डिजायरेबिलिटी फैक्टर, वो प्रोजेक्ट ए में ज़्यादा है, ठीक है, इसी कारण हम प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उससे पहले रीडिंग करते, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके। अब एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बोला है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है। तब आपको क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है, इट इज एक्सेप्टेबल है क्या, मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न 15% है, आपको एनपीवी निकालना है और डिटरमाइन करना है क्या इट इज एक्सेप्टेबल, इसे एक्सेप्ट करे या फिर नहीं। सेकेंड चीज, एनालाइज व्हाट इन केस इफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, आपको क्या करना है, और एक केस निकालना है, मतलब अगर रेट 10% है तब एनपीवी क्या होगी वो निकालना है। थर्ड चीज, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज IRR कैलकुलेट करना है। उसके बाद बाय बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, इजी है क्वेश्चन, ओके। अब हिंदलीवर कंपनी इज कंसिडरिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन टू सप्लीमेंट इट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इट इज एंटिसिपेट दैट न्यू प्रोडक्ट लाइन विल बी इन्वॉल्व कैश इन्वेस्टमेंट, इसको अलग तरीके से हाईलाइट करता हूँ। क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है, कैश इन्वेस्टमेंट 7 लाख 0 ईयर में, ओके, एंड 10 लाख फर्स्ट ईयर में, मतलब यहाँ दो इन्वेस्टमेंट है, 0 ईयर में एंड फर्स्ट ईयर में, ओके। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000 इन 2 ईयर, 3 लाख इन थर्ड ईयर एंड 3,50,000 इन 4 ईयर एंड 4 लाख ईच ईयर थ्रू आउट द 10 ईयर, मतलब क्या बोला है कि ना, कैश इनफ्लो कितना है, सेकेंड ईयर में है 2,50,000, थर्ड ईयर में है 3 लाख एंड फोर्थ ईयर में है 3,50,000। एंड उसके बाद बोला है 4 ईयर के बाद 5 साल से लेके 10 साल तक कैश इनफ्लो कितना है, 4 लाख रुपीज है, ऐसा बोला है, ठीक है। द प्रोडक्ट लाइन माइट बी वाइबल इवन आफ्टर 10 ईयर, द कंपनी प्रेफर टू कंजर्वेटिव एंड एंड ऑल द कैलकुलेशन एट द टाइम, ओके। अभी इतनी चीज़ों का यूज करके आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें निकालनी है, अब निकालेंगे, इजी है क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ देखिए ए एंड बी दोनों का हम आंसर क्या करेंगे, एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या करना है, एनपीवी कंप्यूट करना है, तो दोनों का एक ही साथ करेंगे, ठीक है। कंप्यूट करना है, सबसे पहले आएगा ईयर, उसके बाद आ जाएगा CF80, उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, ओके। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बोला है, 10% केस ए में और डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% केस बी में, ओके। उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, कौन सा आ जाएगा, 10% वाला, 10% वाला और 15% वाला आ जाएगा, ओके। तो कितने ईयर का दिया है,
10 साल का दिया है, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 से लेके 10 ईयर तक। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्यों नहीं? क्योंकि 5 साल के बाद CAPT हर साल सेम है, इसी कारण मैंने इसको ऐसा लिखा। तो 0 ईयर में तो इन्वेस्टमेंट आती है, तो कितनी बोली है? 7 लाख। अब इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट ईयर में भी इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज 10 लाख किया है, तो वही मैंने लिखा। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 10-15%। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखो 10-15%। अब 0 ईयर में तो हमेशा 1 रहता है। ओके, आपको पता है कि नहीं पता डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? ओके, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट ईयर में 0.909, सेकेंड ईयर में 0.826, थर्ड ईयर में 0.751, फोर्थ ईयर में 0.683। अब फिफ्थ ईयर से मैं क्या करूँगा? ऐड करना स्टार्ट करूँगा। ओके, ये फिफ्थ ईयर का मैंने ऐड किया, सिक्स्थ ईयर का ऐड किया, सेवन्थ ईयर का ऐड किया, 8 ईयर का ऐड किया, 9 ईयर का ऐड किया, 10 ईयर का ऐड किया, ऐसे। तो ये आ जाएगा 2.974। अब यहाँ कैश फ्लो लिखो। सेकेंड ईयर में कितना है? 2,50,000। और थर्ड ईयर में कितना है? 3 लाख। फोर्थ ईयर में कितना है? 3,50,000। और फिफ्थ ईयर में कितना है? 4 लाख। उसके बाद 4 लाख 10 ईयर तक सेम ही है। ओके, ऐसे। अब 15% का भी सेम ऐसा करो। फर्स्ट ईयर में 0.869, उसके बाद 756, 657, 571। अब उसके बाद 5 साल के बाद M प्लस करूँगा, 2.163। ओके, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं? ऐड करना, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं, कैश फ्लो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 7 लाख। ओके, और यहाँ भी 7 लाख आ जाएगा। यहाँ 10 लाख इंटू दिस, 10 लाख इंटू दिस। ओके, आ जाएगा 9,09,000। आ जाएगा 8,69,000। ये इन्वेस्टमेंट किया है, इसी कारण हमें इसे माइनस में लिखना पड़ रहा है। ओके, ये आ जाएगा 2,06,500। ये आ जाएगा 1,89,000। ये आ जाएगा 225,300। ये आ जाएगा 197,100। ये आ जाएगा 239,050। ये आ जाएगा 199,850। ये आ जाएगा 11,89,600। और ये आ जाएगा 8,65,200। अब क्या करो? जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो। ओके, ये आ जाएगा 251,450। आ जाएगा माइनस में 117,850।
ये माइनस में आएगा। मतलब हमने ए और बी दोनों का निकाल लिया है। ओके, ठीक है। तो क्या बोला है, अब इसमें ए बेटर है तो मैं ए सेलेक्ट करूँगा 10% वाला, क्योंकि क्या है एनपीवी प्लस में है, पॉजिटिव में। ठीक है, अब सी निकालते हैं। सी क्या बोला है, आर आई आर आर दैट इज लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट, ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट, ऐसे। अब लोअर रेट कितना है, अब आई आर आर का कंडीशन क्या होती है कि लोअर रेट से आपको एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए, हायर रेट से निगेटिव आनी चाहिए, तो मैं यही यूज़ करूँगा। लोअर रेट है 10%, एनपीवी है 251,450 डिवाइड बाय 251,450 माइनस 117,850 और यहाँ ब्रैकेट में 15 माइनस 10। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरा जो आई आर आर है वो आ जाएगा 13.40% आ जाएगा। अब क्या करना है, पे बैक पीरियड कंप्यूट करना है। पे बैक पीरियड कंप्यूटेशन। अब पे बैक पीरियड कंप्यूट कैसे करें, देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, कितनी है, 10 लाख प्लस 7 लाख इन्वेस्टमेंट है, 17 लाख इतनी इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ कैश फ्लो क्या है, डिफरेंट है हर साल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पर लेना पड़ेगा 17 लाख माइनस सेकेंड ईयर में कितनी अमाउंट रिटर्न मुझे मिल रही है, 2,50,000, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 3,50,000, उसके बाद फिफ्थ ईयर में 4 लाख, सिक्स्थ ईयर में 4 लाख, यानी कि 6 साल तक, 6 साल 6 ईयर हो जाएगा। ओके, ऐसा, क्योंकि 5 साल के बाद 4 लाख सेम टू सेम है, मतलब 6 साल में मुझे मिलेगी। एक बार फिर से करते हैं, 17 लाख फर्स्ट ईयर में, 2,50,000 सेकेंड ईयर में, 3 लाख फोर्थ ईयर में, 3,50,000 फिफ्थ ईयर में 5 लाख और सिक्स्थ ईयर में, सॉरी फिफ्थ ईयर में 4 लाख, सिक्स्थ ईयर में 4 लाख, मतलब जीरो। सिक्स्थ ईयर में मेरी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। ओके, एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ क्या है आंसर। 6 ईयर 13.40, हाँ करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम रीडिंग करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही फालतू है, कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत फालतू है, सिर्फ दिखने में बड़ा है बट अंदर से खोखला है बहुत। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्टेट विच प्रोजेक्ट शुड बी चूजन। ठीक है, आपको क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है और बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल है। अब डाटा रीड करते हैं क्या बोला है। अब इलाइट कुकर कंपनी इज एवलेटिंग 3 इन्वेस्ट सिचुएशंस। ठीक है, उसके पास 3 सिचुएशन, सॉरी सिचुएशन नहीं, इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैं भी सिचुएशन बोल रहा हूँ। उसके पास 3 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है प्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्कीलेट्स। ओके, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना, ये सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड,
एक्सपांड इट एग्जिस्टिंग कुकर लाइन टू इंक्लूड सर्वर न्यू साइजेस। सेकेंड क्या है, एक्सपांडिंग करना कुकर को। थर्ड है डेवलप अ न्यू हायर क्वालिटी ऑफ कुकर्स। थर्ड क्या है कि खुद से बनाना, डेवलप करना हाईली क्वालिटी का। ओके, ऐसे थ्री टाइप्स की उसके पास इन्वेस्टमेंट है। इफ ओनली द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन इज अंडरटेकन, expected present value and amount of investment are required are okay। अब यहाँ क्या किया है, जो प्रोजेक्ट है ना 1 2 3, जैसे ऊपर आपको बताया था ना मैंने, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, इनकी यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो दिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू दिए है। ओके, ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, इफ प्रोजेक्ट 1 and 2 ज्वाइंटली अंडरटेकन, मतलब अगर मैं प्रोजेक्ट 1 and 2 को लेता हूँ, देर विल बी नो इकोनॉमिक्स, द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट वैल्यू विल बी सिंपल द सम ऑफ द पार्ट्स। ओके, यहाँ क्या बोला है कि अगर मैं प्रोजेक्ट 1 and 2 लेता हूँ तो देर विल बी नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगे। दैट इज सम ऑफ द दोनों की, मतलब इन्वेस्टमेंट की सम और प्रेजेंट वैल्यू की सम, ऐसा बोला है। दूसरा क्या बोला है, ये प्रोजेक्ट 1 and 3, ठीक है, अब यहाँ लिख लेता हूं मैं। अगर मैं प्रोजेक्ट 1 and 3 को लेता हूँ, इकोनॉमिक्स आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या बोला है कि चेंजेस कहाँ हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पे हो सकते हैं, बिकॉज one of the machine acquired can be used in both production process। total investment required for one and total investment required क्या होता है, 4,40,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, 4,40,000 की इन्वेस्टमेंट लगेगी अगर मैं प्रोजेक्ट 1 and 3 को कंसिडर करता हूँ तो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 2 and 3, ठीक है, अगर प्रोजेक्ट 2 and 3 को लेता हूँ, देर आर इकोनॉमिक्स टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या बोला है कि यहाँ ना इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं होगा बट प्रेजेंट वैल्यू में चेंज होगा। यहाँ क्या बोला है, आर इकोनॉमिक्स मतलब चेंजेस होगा, बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा, मतलब कहाँ होगा, प्रेजेंट वैल्यू में होगा। ठीक है, ऐसा बोला है। और आगे दिया भी है, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट 2 and 3 इज 6,20,000, मतलब टोटल कितनी रहेगी प्रेजेंट वैल्यू, 6,20,000 फॉर द प्रोजेक्ट 2 and 3। अब आगे बढ़ते हैं। ओके ऐसा, अब आगे क्या बोला है कि अगर मैं तीनों प्रोजेक्ट को लेता हूं, अगर मैं तीनों प्रोजेक्ट को लेता हूं, दो इकोनॉमिक्स नोटेड, मतलब चेंजेस होगा, बट चेंजेस होगा, हाउएवर 1,25,000 एक्सटेंशन ऑन द प्लांट विल बी नेसेसरी, मतलब चेंजेस होगा बट कहाँ होगा, प्लांट एंड मशीनरी में होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट पे होगा। ठीक है, ऐसा बोला है। एज स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल थ्री प्रोजेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें बोली हैं, अब इन्हीं चीजों का हम यूज करके क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे यार कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर है। ओके, बाप रे, फिर रिकॉर्डिंग चालू है, अच्छा हुए, बट यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद है। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट 1 and 2 को सेलेक्ट करेंगे। ओके, प्रोजेक्ट, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, ऐसे फॉर्मेट बना लेता हूँ इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का। ओके, प्रेजेंट वैल्यू का बना लेता हूँ फॉर्मेट। अब यहाँ प्रोजेक्ट का, ओके, ऐसे बना लेता हूँ, थोड़ी लाइन भी मार लेता हूँ। ओके, ठीक है,
अब फर्स्ट क्या करना है, प्रोजेक्ट 1 और 2 को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करो 1 और 2 ले रहा हूँ। ओके, अब यहाँ क्या बोला है, देयर विल बी नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड नो चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रोजेक्ट 1 की इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है, 2 लाख। प्रोजेक्ट 2 के लिए कितनी लग रही है, 1,15,000। तो दोनों को ऐड करो, 2 लाख प्लस 1,15,000 तो आएगा 3,15,000। अब प्रेजेंट वैल्यू 1 की कितनी है, 2,90,000। 2 की कितनी है, 1,85,000। तो करो, तो आएगा 4,75,000। ऐसा आएगा 4,75,000। अगर मैं प्रोजेक्ट 1 और 3 को कंसिडर करता हूँ, प्रोजेक्ट 1 और 3 को कंसिडर करता हूँ, तो चेंज होगा, बट कहाँ होगा, इन्वेस्टमेंट पे होगा। तो इन्वेस्टमेंट मुझे टोटल लगेगी 4,40,000, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ एक बार दोनों को ऐड करके। तो प्रोजेक्ट 1 में इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख है। प्रोजेक्ट 3 में कितनी है, 2,70,000। अब एक बार कैलकुलेटर पर देखता हूँ मैं भाई साहब, करेक्ट है या फिर कुछ गपला है। 2 लाख प्लस 2,70,000, भाई साहब कितनी लग रही है, 4,70,000। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको ना इन्वेस्टमेंट लगेगी 4,40,000, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन कितना हो रहा है, कॉस्ट रिडक्शन 30,000 का, तो -30,000 ऐसे। अब ये एनपी में कुछ, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू में कुछ चेंज है क्या, कुछ भी चेंज नहीं है। तो एज इट इज लिखो 2,90,000 प्लस 4 लाख, 2,90,000 प्लस 4 लाख, तो यह आ जाएगा 6,90,000, ऐसे आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट 1 और 3 होने के बाद ना, अब सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट 2 और 3 को। ओके, 2 और 3 को। अब 2 और 3 को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, देर विल बी नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट बट चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैं इन्वेस्टमेंट की एज इट इज़ कितनी कॉस्ट लग रही है वो लिख लेता हूँ। प्रोजेक्ट 2 की लग रही है 1,15,000। प्रोजेक्ट 3 की लग रही है 2,70,000। अब दोनों को ऐड करो, 1,15,000 2,70,000, तो यह आएगा 3,85,000 की इन्वेस्टमेंट लगेगी भाई साहब। ओके, ऐसा। अब प्रेजेंट वैल्यू, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू लगेगी 6,20,000। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू की टोटल मार के देखता हूँ कि 6,20,000 आ रही है या फिर कम आ रही है। ओके, तो प्रोजेक्ट 2 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1,85,000। प्रोजेक्ट 3 की कितनी है, 4 लाख। अब इन दोनों को एडिशन करो, 1,85,000 प्लस 4 लाख, तो ये आ रही है 5,85,000, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हमें और ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 35,000 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके प्रेजेंट वैल्यू बन सकती है 6,20,000। ओके, अब लास्ट क्या बोला है कि आपको ना ऑल प्रोजेक्ट को जोड़ना है। ओके, तो मैं थोड़ी और लाइन मार लेता हूँ, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3 को जोड़ना है। ओके, अब यहाँ क्या बोल रहा है, अगर मैं सारे प्रोजेक्ट को जोड़ देता हूँ तो मेरी ना प्लांट एंड मशीनरी ना 1,25,000 से चेंज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है प्रोजेक्ट ए में, वो हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 2 लाख प्लस 1,15,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,25,000 जो क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, ऐसा बोल रहा है। अब सबकी एडिशन करो तो ये आ जाएगा 7,10,000 आ जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू में कुछ बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला, तो एज इट इज ऐड करो
2,90,000 प्लस 1,85,000 प्लस 4 लाख, तो यह आ जाएगा 8,75,000। अब ना कहाँ कहाँ चेंजेस हो चुका है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आपको ना जब भी आप क्वेश्चन देखो या फिर आंसर देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में इतना इतना चेंजेस है। तो यहाँ एक चेंजेस हुआ है, ओके, और यहाँ एक चेंजेस हुआ है, ठीक है, और इधर साइड यहाँ एक चेंजेस हुआ है, बस 3 चेंजेस है, ओके है, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, एनपीवी निकालना है, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब ये एनपीवी कैसे निकाला जाता है, इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू, आपने सीखा होगा, मतलब पिछले इलस्ट्रेशन में मैंने सभी बताए, जो इलस्ट्रेशन किए हैं ना मैंने, उसमें पता है कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके, ठीक है। अब एनपीवी कैलकुलेट करते समय आपको ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट को हमेशा माइनस कंसिडर किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, इसी कारण। तो यहाँ मुझे 3,15,000 को माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू को प्लस कंसिडर करना पड़ेगा, तो प्लस 4,75,000 विच कम्स टू 1,60,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट 1 एंड 2। अब प्रोजेक्ट 1 एंड 3 में 4,40,000 माइनस में प्लस 6,90,000, यह आएगा 2,50,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इधर भी सेम करो, माइनस 3,85,000 प्लस 6,20,000, तो आ जाएगा 2,35,000। अब प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 3 6,10,000 माइनस 8,75,000, तो ये आ जाएगा 1,65,000। अब मैंने ना सारी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल ली है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ऐसा निकाल लिया है मैंने। अब ना आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको तो पता होगा जिसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई रहती है वो मेरे लिए क्या होता है, बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ किसकी हाई आपको नज़र आ रही है, मुझे तो प्रोजेक्ट 1 एंड 3 की हाई नज़र आ रही है, दैट इज़ 2,50,000। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रोजेक्ट 1 एंड 3 will be select because NPV is high है, ठीक है, यही इसका आंसर है, ओके। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 कुछ भी नहीं है, सिंपली एज ए क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि यहाँ जोड़ो वहाँ माइनस करो, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखने में बड़ा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अंदर से क्वेश्चन बिल्कुल खोखला है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ओके, ठीक है। अब यहाँ बोला है कैलकुलेट एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेसियल एज्यूमिंग दैट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए 10% रेट यूज करना है। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं, ठीक है। अब सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन, वो कंपनी क्या चाहती है, न्यू मशीन बाय करना चाहती है जिसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल और उसकी कॉस्ट है 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू है 30,000 विथ, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, विथ 80% ऑफ द कॉस्ट बीइंग पेएबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब 0 ईयर में आपको ना 80% पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि 1,25,000 का 80% कितना, 1,00,000 ये 0 ईयर में आपको पेड करना पड़ेगा, ओके, ऐसा बोला है। फिर क्या बोला है, एंड 20% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 20% पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि बचा कितना, 25,000, 80% ऑफ 1,25,000, 1,00,000 वो शुरू में पे करना पड़ेगा, यानी कि 0 ईयर में। उसके बाद एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में
कितना बचेगा 25,000, वो आपको पेड करना पड़ेगा, ऐसे आपको बोल रहा है। ठीक है। अब मशीन प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करती है पर एनम। उसकी सेलिंग प्राइस है 3 रुपीज पर यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट है 1.75 रुपीज पर यूनिट। एंड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 40,000 पर एनम, इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है। ओके, मतलब यहाँ क्या बोला है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, कोई बात नहीं। इन फर्स्ट ईयर, उसके बाद क्या बोला है, फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड ईयर में सेल प्रमोशन एक्सपेंडिचर लग रहे हैं कितने, जो कि अब वो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वो इंक्लूड किए नहीं है, हमें सेपरेटली इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना, 10,000 फर्स्ट ईयर में, 15,000 सेकंड ईयर में। ओके, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है ऐसा। अब इसी डाटा का यूज करेंगे और क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें क्या कंप्यूट करना है, एनपीवी। तो उसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कॉलम कौन से आएंगे, ईयर, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, नहीं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा। अब 0 ईयर में, उसके बाद प्रोजेक्ट कितने साल का है वो देखो, प्रोजेक्ट है 5 ईयर्स तक। तो 0, 1, 2, 2, उसके बाद 3, 4, 5, और लास्ट वाला कॉलम सैलवेज का भी लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ऐसा। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें 10% यूज करना है। तो 0 ईयर में हमेशा 1 होता है, तो निकालो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 का। तो ये आ जाएगा 0.909, उसके बाद आ जाएगा 0.826, देन आफ्टर आ जाएगा 0.751, उसके बाद आ जाएगा 0.683, उसके बाद आ जाएगा 0.620, ऐसे आ जाएगा। ओके, ठीक है, ऐसा एनपीयू का फॉर्मेट होता है। अब यहाँ मिसिंग क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अगर मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलना है तो ये एनपीवी निकालना कुछ बच्चों का खेल है। ओके, अब मुझे यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बनानी पड़ेगी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन। ओके, ऐसा बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब अब बनाए कैसे ठीक है, तो यहाँ आप ना 5 साल तक, यहाँ क्या बोला है, सेल है 5 साल तक। ओके, प्रोजेक्ट 5 साल है, मतलब सेल भी 5 साल तक होगा, सीधी सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ईयर का कॉलम, ईयर लिख लेता हूँ इसे, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो आपको अच्छा दिखे इसलिए इसे लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ क्या बोला है कि जो मशीनरी है वो प्रोड्यूस कर रही है 50,000 यूनिट्स पर एनम, और उसकी प्राइस है 3 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि 1,50,000। फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए सेम, थर्ड ईयर के लिए सेम, फोर्थ ईयर के लिए सेम, फिफ्थ ईयर के लिए सेम, ऐसा। ओके, ऐसा बोल रहा है। अब देन आफ्टर क्या बोला है कि डायरेक्ट कॉस्ट भी लगेगी, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, 1.75 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि 1.75 इंटू 50,000, तो ये आ जाएगा 87,500, ये आ जाएगा 87,500, ये आ जाएगा 87,500, ये आ जाएगा 87,500, ये आ जाएगा 87,500।
अब सब जगह माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो माइनस करो तो आ जाएगा 62,500, 62,500, 62,500, 62,500, 62,500 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 40,000 है, उसमें डिप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसे भी माइनस कर देते हैं। 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, तो ये आ जाएगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, 22,500, 22,500, 22,500, 22,500 और 22,500। अब यहाँ कुछ इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, तो इंटरेस्ट को ऐसे लिखो, इंटरेस्ट 0,000, ओके ओके, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये होने के बाद और क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ क्या बोला है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर है ना, उसमें कुछ सेल्स एक्सपेंसेस लगे हैं, जो क्या है इसमें डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वो माइनस करेंगे। माइनस सेल्स एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, फर्स्ट ईयर में लगे हैं 10,000 और सेकेंड ईयर में लगे हैं 15,000। ओके, तो ये माइनस करना पड़ेगा, करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो मुझे टैक्स से एज्यूम करना पड़ेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये आ जाएगा 12,500, ये आ जाएगा 7,500, ये आ जाएगा 22,500, 22,500 और 22,500। अब आपको ना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ डेप्रिसिएशन को जोड़ना पड़ता है, तभी जाके आप कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन को कैसे जोड़े, अब डेप्रिसिएशन निकालो, ठीक है। यहाँ कॉस्ट कितनी है 1,25,000 और सैलवेज वैल्यू कितनी है 30,000, लाइफ कितनी है 5 साल, तो निकालो। तो यह आ जाएगा 19,000 आपका डेप्रिसिएशन। 19,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो इसे ऐड करो हर साल। अब हर साल 19,000 सेम है क्या, सेम है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या होता है हर साल डिप्रिसिएशन सेम होता है। तो यह आ जाएगा 31,500, यह आ जाएगा 26,500, फिर ऐसे नहीं, जिस तरीके से सॉल्व किया है ना, हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट रखो ना भाई। आप अगर ना ये एनपीवी निकाल रहे हो तो ये एनपीवी का फॉर्मेट रखो ना, हर क्वेश्चन में अलग, हर क्वेश्चन में अलग, ऐसा थोड़ी चलता है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, फिर मैंने अपनी बुक देखी तो मुझे समझ आया, ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए, 41,500 ऐसा, ठीक है। अब मुझे तो मिला, ठीक है, ऐसा मिला, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ना इन्वेस्टमेंट, अब 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट कितना लिखें भाई साहब, हम कितना पेड कर रहे हैं, 1,25,000 का 80% पेड कर रहे हैं 0 ईयर में, यानी कि 1 लाख आएगा 0 ईयर में, ओके।
अब बचा कितना, 1,25,000 कॉस्ट है, बट 1,00,000 हम 0 ईयर में पेड कर रहे हैं, तो बचा 25,000, वो पेड कब कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में। तो इसमें से मुझे 25,000 माइनस करना पड़ेगा, जो कैश फ्लो आएगा ना 1 ईयर का, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ, 31,500। तो 31,500 में से मुझे 25,000 माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो करो, तो यह आ जाएगा 6,500 कैश फ्लो, सॉरी, हाँ कैश फ्लो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें माइनस किया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर में कैश फ्लो कितना है, 26,500, थर्ड ईयर में 41,500, फोर्थ ईयर में 41,500, फिफ्थ ईयर में 41,500। अब सैलवेज 30,000 लिखना पड़ेगा भाई साहब, वो भी। अब सैलवेज के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा, फिफ्थ ईयर का, क्योंकि क्या बोला है 5 साल के बाद, यानी कि फिफ्थ ईयर का 0.620। अब क्या करना है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, 1,00,000 इंटू 1 करो, तो ये आ जाएगा -1,00,000। अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये सब करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में आएगा 5,908.5, सेकंड का देखते हैं, सेकंड का आ जाएगा 21,889, थर्ड का देखते हैं, इसका आ जाएगा 31,167, 28,345, 25,730, उसके बाद इसका आ जाएगा 18,600। अब क्या करना है, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो, जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी एनपीवी आ जाएगी 31,640 आ जाएगी ये एनपीवी। ओके, एक बार आंसर चेक करता हूँ। हाँ, 31,640 और आंसर आ रहा है आपका 31,712, यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है वो देखना पड़ेगा। डिफरेंस आ रहा है 31,712, 72.5, 19-20 का फर्क है, चल जाएगा। ओके, इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 25, फोर्थ ईयर में कितना आ रहा है, फोर्थ ईयर में आ रहा है 28, और फिफ्थ ईयर में आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, कुछ भी नहीं है। डिफरेंस क्यों आ रहा है आपको बताता हूँ। ओके, क्यों आ रहा है बताता हूँ। देखिए, हमने यहाँ कितना लिया है, 0.620, क्वेश्चन ने 0 की जगह 1 लिखा है, इसी कारण 72 का डिफरेंस आ रहा है। इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है, वो डेसिमल का पॉइंट की वजह से आता है, इतनी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आंसर करेक्ट है, 100% गारंटी करेक्ट है आंसर, ठीक है। इस तरह से हो चुका है हमारा आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब नीचे देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ बोला है आपको आइडेंटिफाई मशीन विच द कंपनी शुड बाय, ठीक है। आपको बताना है कि कंपनी ने कौन सी मशीन बाय करनी चाहिए। मतलब यहाँ 2 मशीन है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब डाटा रीड करते हैं। यहाँ बोला है ए बी सी लिमिटेड
प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन मशीनरी फॉर विच इट हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू आइडेंटिकल मशीन। क्या है? दो सिमिलर मशीन है, उसमें से आपको चॉइस करना है। इन टर्म ऑफ कैपेसिटी एक्स एंड वाई डिस्पाइट बीइंग डिजाइनड डिफरेंटली both machine do the same job. Further details regarding the both the machine are given below. Okay, details नीचे दिया है। अब यहाँ क्या दिया है? परचेस कॉस्ट दी है 15 लाख 10 लाख दोनों मशीन की। उसके बाद लाइफ दी है, लाइफ कितनी है? 3 साल 2 साल। उसके बाद रनिंग कॉस्ट पर ईयर 4 लाख 6 लाख, यानी कि रनिंग कॉस्ट पर ईयर मतलब उसको रन करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगी, जैसे कि मशीन एक्स में 4 लाख लगेगी। अब ये जो 4 लाख है ना, वो हर साल मतलब 3 साल लाइफ कितनी है? 3 साल है, तो 4 लाख हर साल 3 साल तक लगेगी, मतलब 4 लाख 4 लाख 4 लाख 3 साल तक। उसके बाद मशीन वाई की लाइफ है 2 ईयर, उसकी कॉस्ट लग रही है रनिंग कॉस्ट 6 लाख, यानी कि 6 लाख 2 ईयर तक लगेगी, 2 ईयर्स तक लगेगी, दैट इज 6 ईयर, सॉरी 6 लाख प्लस 6 लाख, ऐसे 2 साल लगेगी। उसके बाद रेट दिया है डिस्काउंटिंग फैक्टर का 9%, और यहाँ नीचे उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 9% का, जैसे कि ईयर में कितना है, ईयर 2 में कितना है, ईयर 3 में। जैसे आप निकालते हो ना 1 डिवाइड बाय 1.09, तो वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी यहाँ दिया है, ईयर 3 साल का दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसी का यूज करके निकालेंगे। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ ना क्वेश्चन ने ना सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट दी है, यानी कि जो कैश फ्लो होता है ना, कैश इनफ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, वो दिया ही नहीं है क्वेश्चन ने। अब क्या करें? कुछ नहीं, हम जो इन्वेस्टमेंट है ना उससे ही डिटरमाइन करके बताएंगे कि कौन सी बेटर है। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है? जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मेट बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। ओके, तो ईयर का कॉलम, उसके बाद किसका आ जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का आ जाएगा, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर का आ जाएगा, फिर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। ओके, ये किसके लिए? मशीनरी एक्स के लिए, मशीनरी एक्स के लिए। ओके, अब मशीनरी वाई के लिए भी सेम बनाते हैं, मशीनरी वाई के लिए भी सेम, ईयर का कॉलम, फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर का, और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का, कैश इनफ्लो का, ऐसा कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ये बना लिया। अब क्या करना है? देखिए, अब 0 ईयर में 0 ईयर प्लस 1 से लेके 3 ईयर तक। ओके, आपको पता है ना डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में हमेशा 1 होता है। अब 1 से लेके 3 ईयर तक डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट कितना है? 9%, जो कि क्वेश्चन ने खुद ही दिया है। ठीक है, वो हमें क्या करना है? सिर्फ ऐड करना है तीनों साल का, जैसे 0.917, 0.842 प्लस 0.772, तो कितना आ रहा है? 2.531, ये हमें ऐड कर दिया सिंपल। ओके, ऐसा कर दिया। अब यहाँ ना इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में ना इनफ्लो मतलब कैश फ्लो आफ्टर दिया ही नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है, ये बात याद रखना। तो 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है? 15 लाख, जो कि कॉस्ट है। उसके बाद 3 साल तक मेंटेनेंस, सॉरी रनिंग कॉस्ट लग रही है 4 लाख रुपीज़, हर साल 4 लाख रुपीज़ रनिंग कॉस्ट लग रही है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, दिस इंटू दिस करना है, तो ये आ जाएगा 15 लाख, और इसको करो तो ये आ जाएगा 10 12 400। हम दोनों को ऐड करो। ओके, तो 25 1 2 400 इतनी इन्वेस्टमेंट लग रही है हमें। ठीक है, ये माइनस में लिखते हैं बट अभी नहीं लिखेंगे। ओके, अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब मशीनरी वाई में भी सेम, 0 ईयर प्लस 1 से लेके 2 ईयर, क्योंकि उसकी लाइफ कितनी है? 2 साल है। उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर 9, 0 ईयर में हमेशा 1 रहता है, 1 से लेके 2 में
अब 1 से लेके 2 ईयर तक कैलकुलेट करो। फर्स्ट ईयर में कितना है 917, सेकेंड ईयर में 0.842, तो ये आ जाएगा 1.759, ऐसे आ गया। अब 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट लग रही है 10 साल। उसके बाद 2 साल तक रनिंग कॉस्ट लग रही है कितनी, 6 लाख रुपीज़। अब क्या करना है, कुछ नहीं, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 10 लाख। उसके बाद ये आ जाएगा 10, 5, 5, 400। अब इन दोनों की टोटल करो, तो ये आ जाएगा 20, 5, 5, 400। अब ना इन्वेस्टमेंट वाई में कम लग रही है, बट डिटरमाइन कैसे करें, ठीक है। अब डिटरमाइन कैसे करें वो भी बड़ी प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा जो कम्युनिकेटिव फैक्टर है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर कम्युनिकेटिव मतलब सारे ईयर्स का ऐड करके। तो यहाँ कितना है 2.531, इससे डिवाइड करो। और यहाँ कितना है, यहाँ है 1.759, इससे डिवाइड करो, तब आपका आ जाएगा। तो डिवाइड करो यहाँ, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1168505, और यहाँ करते हैं यहाँ जाएगा 992651। अब कौन सा डिटरमाइन करें, आपने तो सुना है कि जिसकी भी एनपीवी ज़्यादा आती है वो बेटर होता है। तो हम वाई को कंसिडर करें क्या, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो हायर है। नहीं, क्यों, क्योंकि हमने एनपीवी निकाला ही नहीं है, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे भाई। तो जिसकी भी कम इन्वेस्टमेंट होगी वो हम सेलेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ दोनों में से जो एक्स है ना उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, वो मेरे लिए बेटर है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट दिस, मतलब मशीनरी एक्स को सेलेक्ट करूँगा, ओके, ऐसा करूँगा। एक बार आंसर देखता हूँ, हाँ करेक्ट ही है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा सोल्यूशन था, इजी था बहुत। अब आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 रीड करना स्टार्ट करते, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो हमें नीचे देखना पड़ेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ क्या बोला है कि आपको डिटरमाइन करना है परचेस ऑफ द मशीनरी बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लो, ठीक है। उसके साथ साथ बोला है इफ सप्लायर गिव अ डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 व्हाट विल योर डिसीजन, ठीक है। आपको ना एनपीवी निकालना है, उसके साथ साथ बेस्ड ऑन एनपीवी आपको बताना है कि जो मशीनरी है वो परचेस कर सकते हैं कि नहीं, वो बताना है। अब डाटा रीड कर दे हैं, वो एक, हाँ यस, ओके। अब यहाँ क्या बोला है देखिए, एली प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन मशीनरी what sorry that could be cost of ₹1 lakh at the beginning of the year, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपीज कॉस्ट लगेगी, ओके, दैट इज 1 लाख रुपीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस हैव बीन एस्टिमेटेड एट 36,000 पर एनम फॉर 3 years, मतलब जो कैश फ्लो है वो 36,000 है फॉर 3 years, मतलब हर साल 36,000 है, ऐसा है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस है, टू ऑप्शंस है वो कंपनी, ओके। कितने हो देखते हैं, क्या है, वन इज सर्विस, मतलब सर्विस, एंड अनदर इज रिप्लेसमेंट, ओके। अब कंपनी क्या कर सकती है, अगर ऑप्ट करती है सर्विस, मतलब सर्विस को अगर चूज करती है, तो मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर 1 year एट ₹20,000, इन सच ए केस स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 3 years 25,000, ठीक है। मतलब ना अगर ना कंपनी सर्विस चूज करती है तो क्या होगा, 1 साल के एंड में उसे 20,000 खर्च करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंसेस लगेंगे। बट इसका फायदा क्या है, स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी आफ्टर द 3 years के बाद, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू 25,000 बन जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
अगर कंपनी ना, इफ कंपनी सर्विस को ऑप्ट नहीं करती, मतलब सेकेंड ऑप्शन दैट इज रिप्लेस्ड है, ओके, then it will have to be replaced at the end of the 2 year at ₹3800। मतलब सेकेंड के, जो सेकेंड ईयर है ना उसके एंड में उसे रिप्लेस करना पड़ेगा और रिप्लेसमेंट की कॉस्ट पड़ेगी 30,800। ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन है, टू ऑप्शंस आर देयर here, sorry, here are two options, first is a service and second is a not a service। अगर मैं नॉट अ सर्विस चूज करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में एक्सपेंसेस लगेंगे, मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगेगी, दैट इज 30,800 लगेगी। तो इसमें क्या होगा, मशीनरी विल बी वर्क फॉर फोर्थ ईयर ऑल्सो। देखिए लाइफ तो 3 इयर्स है, बट रिप्लेस करने की वजह से वो क्या कर जाएगी, फोर्थ ईयर में भी वर्क कर जाएगी, ओके। और फोर्थ ईयर में उसका कैश इनफ्लो हो जाएगा 36,000, वो उसका कैश इनफ्लो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर में। उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी फोर्थ ईयर के बाद 18,000 स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अभी इतना डाटा हमारे पास है, उसके साथ साथ नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 10% का। मतलब हम क्या करते हैं, 10% का निकालते हैं, कैसे, 1/1.1 ये निकालते हैं, बट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ओके। ठीक है, मतलब यहाँ दो आंसर, टू आंसर बनेंगे, ठीक है, वन इज सर्विस एंड सेकंड इज नॉट अ सर्विस। ठीक है, उसके हिसाब से हम आंसर बनाएंगे, इजी ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एनपीओ को, एनपीवी को अकॉर्डिंग विथ सर्विस ऑप्शन, ओके। तो यहाँ लिख लेता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी यूजिंग सर्विस ऑप्शन, ऐसे करता हूँ। ठीक है, अब फॉर्मेट क्या होता है, ईयर का कॉलम, उसके बाद डिस्काउंट, सॉरी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का कॉलम, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर का, फिर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ना जीरो ईयर, ईयर कितने हैं, ईयर है 3 साल, इन केस ऑफ किसमें कहाँ गया, हाँ 3 साल इन केस ऑफ सर्विस ऑप्शन, ओके 3 साल। अब तीनों साल में क्या है, जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है ना वो सेम है, तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 3 इयर्स तक ऐसा लिखूँगा। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू का भी यहाँ लिखूँगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, स्क्रैप वैल्यू भी मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, अब जीरो ईयर में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब आपको क्या करना है, 1 से लेके 3 तक डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐड करना है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, कितना कितना गया, हाँ 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513, ये 3 साल का आ गया, ओके। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2.4868। अब थर्ड ईयर का भी लिखना पड़ेगा, दैट इज 0.7513, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ मिसिंग क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ओके। अब जीरो ईयर में इन्वेस्टमेंट आती है, कितनी आएगी, 1,00,000 रुपीज, ओके। अब क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर आपको कुछ सर्विस कॉस्ट इनक्लूड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा, 20,000, यानी कि ये तरह से एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 20,000। अब 1 ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 0.9091। ठीक है, अब 1 से लेके 3 ईयर तक कैश फ्लो हमारा 36,000 है। ठीक है, हर साल 36,000 है। अब थर्ड ईयर में स्क्रैप कितनी है, ठीक है, स्क्रैप कितनी है वो देखो, स्क्रैप है 25,000 स्क्रैप है। अब कुछ नहीं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 1,00,000 माइनस में, इसको करो, तो आ जाएगा 18182। ठीक है, फिर आ जाएगा 89,525।
फिर ये आ जाएगा 18783। अब वो कुछ नहीं, जो चीज़ प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ माइनस है उसे माइनस करो। ओके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9874, निगेटिव में आ जाएगा। ओके, निगेटिव में आ जाएगा 9874। ठीक है, ये निगेटिव में आ गया, मतलब यहाँ एनपीवी निगेटिव है, मतलब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है। अगर डिस्काउंट देता है, इफ डिस्काउंट इज रिसीव, अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तब कितना होगा? अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो 9874 प्लस 10,000। ओके, यानी कि 126 का हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डिस्काउंट मिलता है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी यूजिंग नॉट सर्विस ऑप्शन। ओके, ऐसा। ठीक है, अब फॉर्मेट सेम ही रहेगा, ईयर का कॉलम, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का, और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 0 ईयर प्लस 1 से लेके 4 ईयर तक, एंड उसके बाद 4th ईयर में क्या आ जाएगा? आपका स्क्रैप आ जाएगा। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में हमेशा 1 रहता है। अब 1 से लेके 4 तक कैलकुलेट करो, क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हमने ऊपर ना 1 से लेके 3 तक कैलकुलेट किया था, 4 तक करो। ओके, तो यह आ जाएगा 3.1698 आ जाएगा। ओके, 1 से लेके 4th ईयर तक। अब 4th ईयर का कितना है वो लिखना पड़ेगा, 0.6830, क्योंकि 4th ईयर में क्या है? स्क्रैप है। ओके, अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिखो। अब 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कितनी? 1 लाख रुपीज। फिर 1 से लेके 4 ईयर तक कैश फ्लो कितना है? अब देखिए 3 ईयर्स तो क्या है, 3 साल तक 36,000 है, बट हमने कुछ एक्सपेंसेस इनक्लूड किए हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि इट विल हैव टू बी रिप्लेस एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, मतलब यहाँ मैं 2 ईयर लिखता हूँ कि 2 साल, मतलब दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में 30,800 का एक्सपेंसेस इनक्लूड किया है। ओके, तो ये मेरे लिए एज ए इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ सेकेंड ईयर है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में सेकेंड ईयर का लूँगा, कितना? 0.8264। ओके, ऐसा। अब 1 से लेके 4 ईयर तक कैश फ्लो कितना है? 36,000 है। फिर 4th ईयर में क्या बोलते हैं, स्क्रैप कितनी है? 18,000 है। अब कुछ नहीं, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करना है। है 25,453 114,113, फिर 0.6830 इंटू 18,000, वह आ जाएगा 12294। अब कुछ नहीं, क्या करना है? जो चीज़ प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ माइनस है उसे माइनस करो, और आंसर निकालो। तो हमारी यहाँ एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, एनपीवी कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव में आ जाएगी, मतलब यहाँ क्या है? इट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर सेलर डिस्काउंट देता है तो क्या होगा? 954 प्लस डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1090
954 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इतना प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार आंसर चेक करता हूँ मैं, रुक जाइए भाई साहब। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है वैसा। अब देखिए आपको बताना चाहता हूँ, अब यह ऐसे ने कैसा किया है देखो। अब ऐसा कोई करता है क्या बोलो, ये ना मुझे समझ आ रहा है, फिर ना ये मुझे समझ आ रहा है, देन आफ्टर ये मुझे ना समझ आ रहा है। अब सेकेंड ईयर कहाँ गया, जो सेकेंड ईयर में रिप्लेसमेंट की कॉस्ट की है वो कहाँ गया, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या करती है, ऐसे अपने हिसाब से करती है, मतलब हर क्वेश्चन में आंसर का फॉर्मेट अलग, तो बच्चे कैसे मतलब कैसे उसे समझे, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम रीडिंग करते हैं। अब नीचे देखते हैं क्या बोला है। एनालाइज वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेस द मशीन, गिव योर रिकमेंडेशन अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड सेकंड इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका ओपिनियन देना है रिगार्डिंग द मशीन ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को देखकर आपको बताना है कि यार हम मशीनरी परचेस कर सकते हैं या फिर नहीं। अब यहाँ क्या दिया है, टैक्स दिया है 30%, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% गिवन बिलो। जैसे आप ना फैक्टर निकालते हो, 10% का कैसे निकालोगे, 1/1.1, तो चीज़ें आ जाएगी। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब डाटा रीड करते ऊपर का क्या बोला है। ऊपर क्या बोला है कि हॉस्पिटल नवजीवनी हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेस अ मशीन फॉर मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी विच इज प्राइस्ड 2 लाख। ठीक है, कंपनी मशीनरी परचेस करना चाहती है, उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। प्रोजेक्ट लाइफ इज 8 ईयर्स है, एंड एक्सपेक्टेड सैलवेज इज 18,000 एट द एंड ऑफ द 8 ईयर। ठीक है, मतलब लाइफ है 8 ईयर, और 8 साल के बाद ना जो सैलवेज वैल्यू है उसकी है 18,000। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब यहाँ ना उसे कॉस्ट लगेगी कितनी, ऑपरेटिंग कॉस्ट 22,500। एंड ये क्या करती है, रिन्यू करती है, जनरेट करती है कितना, 1,20,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर्स, मतलब 8 साल तक 1,20,000 का वो रिन्यू जनरेट करेगी। The hospital is outsourcing the radiography work to its neighbor test center and is earning a commission income of rupees 36,000 per annum। मतलब यहाँ क्या बोला है कि जो नेबर होते हैं ना, जैसे रेडियोग्राफी के लिए रिगार्डिंग दिस एक्सपेंसेस, मतलब कमीशन क्या कर रही है, हॉस्पिटल कमीशन पेड कर रहा है। ठीक है, किसको कर रहा है, जो टेस्ट सेंटर होते हैं उनको पेड कर रहा है 36,000, यानी कि ये 36,000 क्या है, एक्सपेंसेस है हॉस्पिटल के लिए। ओके, ये बात याद रखना। बट ये क्या है, नेट ऑफ टैक्सेस है। ठीक है, नेट ऑफ टैक्सेस है, ऐसा बोला है। ठीक है, मतलब नेट ऑफ टैक्सेस जो रिसीव कर रहा है उसके लिए। ओके, हमें कुछ ऐसा करना नहीं है। ओके, अब नेट ऑफ टैक्सेस का और एक मतलब होता है टीडीएस, टीडीएस भी हो सकता है। ठीक है, हर पेमेंट जब भी देने वाला क्या करता है, देता है काट के ही, मतलब टीडीएस काट के ही देता है। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ इतनी बात याद नहीं रखना है, सिर्फ ये बात याद रखो, ये 36,000 एक्सपेंसेस है फॉर द हॉस्पिटल के लिए। ओके, ऐसा। अब इन्हीं चीज़ों का यूज करके हम क्या करेंगे, आंसर को बनाएंगे। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमें पहले क्या करना है, एनपीवी निकालना है। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है, अब उसका फॉर्मेट क्या होता है, ईयर आता है, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है यहाँ, कितना है भाई, 10% है। ओके, 10% है। देन आफ्टर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है, इसे आ जाए। अब यहाँ कितने साल का है,
0 ईयर, उसके बाद 1 से लेके 8 ईयर तक, क्योंकि हर साल क्या है कैश फ्लो सेम है हमारा, इसी कारण हमने 1 से लेके 8 ईयर तक इसे लिख लिया। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में 1 रहता है। अब 1 से लेके 8 ईयर तक कैलकुलेट करो, मतलब सम करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 0.909 प्लस 0.826, ठीक है, प्लस 0.751, देन आफ्टर 0.683, उसके बाद 0.621 प्लस 0.564, उसके बाद 0.513, उसके बाद 0.467, तो ये आ जाएगा 5.334 आ जाएगा, डिस्काउंटेड फैक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ मिसिंग है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अगर ये मिल जाता है तो मेरे लिए काम बहुत ही आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन। ओके, ये बनाता हूँ। तो 1 मिनट रुक जाए, मैं टाइमर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे सेल लिखना पड़ेगा, यानी कि रिन्यू कितना जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है कितना, 1,20,000 हर साल पर एनम, ये पर एनम है। ठीक है, उसके बाद उसके लिए कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लग रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 22,500 ये लग रही है। ठीक है, ये होने के बाद हमें कुछ कमीशन भी पेड करना पड़ रहा है, कमीशन भी पेड करना पड़ रहा है, दैट इज 36,000। ओके, वो भी पेड करना पड़ रहा है। ओके, ठीक है, वो भी पेड करना पड़ रहा है हमें। ओके, इतना पेड करना पड़ रहा है। अब ना ये होने के बाद क्या बोली जाती है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये कमीशन अभी माइनस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या बोला है, नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब एक्सपेंसेस है ना, ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है फॉर द टैक्स पर्पज़ के लिए। ओके, फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। अब डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, अब 2 लाख की कॉस्ट है, उसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है, 18,000 है, और लाइफ कितनी है, 8 ईयर। ओके, तो वही करो, तो ये आ जाएगा 22,750 आ जाएगा। ओके, अब अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। ओके, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो करो ये, तो ये आ जाएगा 74,750, इसमें से टैक्स माइनस करना है। अब टैक्स कितना माइनस करना है भाई साहब, वो देखिए टैक्स कितना करना है यार, किधर गए बे, 1 मिनट रुकिए, टैक्स माइनस करना है 30%, तो इसका 30% निकालो, तो ये आ जाएगा 22,425, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा 52,325। अब इसमें से क्या करना है, हमें डिप्रिसिएशन ऐड करना है। क्यों, तभी जाके क्या आ सकता है, CAPT आ सकता है। 22,750 ऐड करो, तो ये आ जाएगी अमाउंट 75,075। ओके, ये आ गए। बट और एक एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है, वो क्या है, कमीशन। ठीक है, हमने कमीशन ऊपर माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या है, वो जो एक्सपेंसेस है ना, वो टैक्स पर्पज़ के लिए माइनस किया था। मतलब बताता हूँ, समझिए कि एक अमाउंट है, इनकम है, तो इनकम पर टैक्स कब लगता है, एक्सपेंस माइनस करने के बाद। तो यहाँ ना जो कमीशन है वो माइनस करके आया हुआ है,
कमीशन माइनस करके आया हुआ है, फिर इस पर टैक्स लगा है। ओके, ये बात याद रखना। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे 36,000। ओके, तो ये आ जाएगी 39,075। हमारा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा हर साल, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 39,075। ठीक है, ये लिख लेता हूँ। अब 0 ईयर में क्या आती है, इन्वेस्टमेंट आती है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ, इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक मिनट रुकिए, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ कॉस्ट है। ओके, ऐसा। अब 8 ईयर में 8 साल के बाद सैलवेज वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। अब सैलवेज वैल्यू कितनी है, 18,000। अब मुझे ना डिस्काउंटिंग फैक्टर 8 ईयर का लिखना पड़ेगा। अब 8 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 0.467। अब क्या करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो करो। तो यह आ जाएगा 208426। यह आ जाएगा 8406। अब जो चीज़ प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ माइनस है उसे माइनस करो। हमारी एनपीवी आ जाएगी 16,832, मतलब पॉजिटिव में आई, मतलब एक फेवरेबल हमारे लिए क्या है, इंडिकेशन है। ओके, अब क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। अब ये किस कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे कैसे, कम्युनिकेटिव, मतलब कम्युनिकेटिव ऑफ किसका, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, ऐसा, मतलब ये जो दो चीज़ें निकाली है ना, डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो, इन दोनों का एडिशन करना है। ओके, तो करो। तो ये आ जाएगा 216,832 डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख। तो आ जाएगा 1.08416। यानी कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 होता है तो हमारे लिए वो क्या है, फेवरेबल है, मतलब बेटर है। मतलब यहाँ मशीनरी हम परचेज करेंगे, मशीनरी क्या करेंगे, परचेज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी एनपीवी पॉजिटिव है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 है, इसी कारण। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ, आंसर यही है, क्या कुछ गलत है, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए जो कमीशन है ना, हमने यहाँ क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि कमीशन ना टैक्स पर्पस के लिए माइनस करके आया हुआ है। मतलब कैसे, देखिए इनकम होती है, उसके बाद माइनस करना पड़ते हैं एक्सपेंसेस, तभी जाके टैक्स लगता है। तो एज्यूम करिए इनकम है XXX, उस पर कमीशन लगा है, एक्सेस माइनस हुआ है, फिर टैक्स हुआ है, मतलब एक कमीशन ऑलरेडी माइनस करके आया हुआ है। इसी कारण हमने इधर माइनस नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ टैक्स माइनस करना था। ओके, उसके बाद हमने सेपरेटली उसे माइनस किया, क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद। ठीक है, इसी तरह से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 भी खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे।